हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइकेट्री। ठीक है, जनरल साइकेट्री पढ़ने वाले हैं आज हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले आती है हमारी जनरल कंसिडरेशन। तो साइकेट्री है क्या? क्या है साइकेट्री? साइकेट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये ब्रांच है मेडिसिन की, कंसर्न्ड विद स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स की स्टडी एंड ट्रीटमेंट सारा साइकेट्री में आता है। ठीक है, मेडिसिन की ब्रांच। A good number of patients can be seen by physicians suffering from psychiatric illness rather than organic disease. Some of these psychiatric problems occur as a consequence of individual or social circumstances that may be difficult to alter. मतलब कि फिजिशियन के पास ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनकी जो इलनेस होती है वो मेंटल होती है। मेंटल डिसऑर्डर से वो अ, परेशान होते हैं, बट उनकी कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होती। फिजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में बी even coexist because patient of psychiatric problems may be present with फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे अब्डोमेन में पेन हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, तो ये सब हो सकते हैं। क्रोनिक और सीवियर डिसेबलिंग फिजिकल इलनेस कैन बी रिजल्ट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन आ सकता है अगर लंबे टाइम तक कोई भी फिजिकल बीमारी है बॉडी में। ठीक है, अगर वो चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या उनका हाथ काम नहीं कर रहा है या उनका पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। साइकेट्रिक सिम्टम कैन बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल डिजीज कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल, डिप्रेशन इन हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो उसकी वजह से डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। मेंटल फीचर्स इन इंसुलिनोमा इंड्यूस्ड बाय हाइपोग्लाइकेमिया। Patients with established psychiatric disorders can also develop physical disease. For these reasons, psychological aspect of disease cannot be exactly the domain of psychiatrist, but must be the concern of physician और डॉक्टर। उनको देखना चाहिए कि उनको ऑर्गेनिक डिजीज है या फिर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो ये उसके जनरल कंसिडरेशन है कि अब्डोमिनल पेन हो सकता है अगर किसी को पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो वो जो है फिजिकल सिम्टम भी शो कर सकता है। किसी को क्रोनिक या सीवियर डिसेबलिंग फिजिकल इलनेस है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर अ, ये कोई फिजिकल डिजीज कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। साइकेट्रिस्ट सिम्टम जो हैं इतने सिमिलर हो जाएंगे किसी भी डिजीज से, लाइक डिप्रेशन हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि किसकी वजह से क्या हो सकता है, तो अच्छी तरह से डायग्नोसिस होना चाहिए। फिर बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ को क्या बोला है? इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट फिजिकल, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. तो वर्ल्ड हेल्थ ने बोला है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, तीनों चीजें ये अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम किसी आदमी को बोल सकते हैं वो हेल्दी है। अगर उसमें से
मेंटल सोशल सही है, फिजिकल सही नहीं है हेल्थ, तो उसमें हम उसको इल बता देंगे। Therefore, normal health include normal mental health. ठीक है? Normal mental health is a difficult concept to define. The following traits are more commonly found in a normal individual. Let's see. Orientation to reality, reality में रहने वाला, या कुछ लोग होते हैं जो अनरियल बातें करते हैं, जो होती नहीं है वो भी बातें करते हैं। टू मतलब उसको पता होना चाहिए रियल क्या है और अनरियल क्या है, तो हम उसको नॉर्मल इंडिविजुअल बोलेंगे। जिसको ये नॉलेज है, रियलिटी की नॉलेज है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ नॉर्मल होगी। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सेल्फ नॉलेज, अपनी अवेयरनेस हो, अपने आप के बारे में पता हो जिसे। सेल्फ एस्टीम हो, एबिलिटी टू एक्सरसाइज वॉलेंटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर, pursuance of productive goal-seeking activities, ability to establish efficient relationship। तो ये सारे जो हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के फंक्शन हैं। क्या? वॉलेंट्री कंट्रोल हो, गोल सीकिंग एक्टिविटी करे, और रिलेशनशिप उसके अच्छे हों। अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज, अपना सेल्फ एस्टीम सब हो, और रियल और अनरियल में अंतर उसको पता हो। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इट इज like a real disturbance of. The simplest way to define an psychiatric disorder is disturbance of, किस किस की डिस्टरबेंस हो अगर उसके अंदर, कॉग्निशन, कोनिशन, अफेक्ट, और एनी डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द थ्री। ठीक है? कॉग्निशन मतलब थॉट, थॉट में, एक्शन में, फीलिंग में, थॉट में, एक्शन में, फीलिंग में, थॉट में, एक्शन में और फीलिंग में अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है तो वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। या इन तीनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम बन रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बन रहा है इन तीनों के बीच में, तो भी वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। सो इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन, कोनेशन एंड अफेक्ट, or any disequilibrium between the three is a psychiatric disorder. Here, now, another way to define psychiatric disorder is a clinical behavioral syndrome that causes significant distress, disability, or loss of freedom, and which is not merely a socially deviated behavior or expected response to a stressful life event. Example, loss of loved ones. The conflict between the society and the individual are not mental disorder. कई लोग होते हैं कि कईयों के मरने के बाद वो रो देते हैं, कईयों के आंसू नहीं आते हैं। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उस इंसान को रोना चाहिए, और इंडिविजुअल मतलब सैड है बट इट्स आंसू नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, इन दोनों के थॉट्स अलग हैं। ठीक है? तो
ये जो है हम इसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, ठीक है। कईयों के बिहेवियर थोड़े रिएक्शन चेंज आ सकते हैं, रिस्पॉन्स टू अगर कुछ भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो गया है तो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ना आए तो हम मतलब ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाइफ इवेंट्स में हम नहीं बोल सकते कि उसको जो है मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। Classification of psychiatric disorders. Traditionally, they are classified into two groups, organic and functional. So, in organic disorders, there is a known cause. Example, overt brain disease. To explain symptom as dementia or metabolic disorder or circulating toxin as in acute. सो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के अंदर उसका कोज नोन होता है, लाइक ओवर्ट ब्रेन डिजीज। ओवर्ट ब्रेन डिजीज क्या कि ब्रेन के ऊपर कुछ भी फिजिकल डैमेज लग रहा है या फिजियोलॉजिकल चेंजेस लग रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन की मेमोरी में अफेक्ट आ रहा है और जो भी वो डेली लाइफ में एक्टिविटी करता था उसके अंदर भी हमें असर दिख रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ओवर्ट ब्रेन डिजीज का, लाइक पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक आ जाता है वहां पे ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है उस एरिया में। देन व्हाट हैपन, देयर इज मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन। तो उनको उनके जो है मूड में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, मेमोरी तो लॉस होती है और कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ऐसे हो जाता है। उनको अपनी बॉडी की ही सेल्फ अवेयरनेस चली जाती है। तो ये सारे ओवर्ट ब्रेन डिजीज के अंदर आ गए। तो अगर हम डेमेंशिया की बात करें, ये होता है कि मेमोरी लॉस हो रही है, सीवियर, इतनी सीवियर हो रही है मेमोरी लॉस कि उनको डेली लाइफ का अ, पता नहीं चल रहा, कल अभी क्या हुआ, कुछ देर पहले क्या हुआ था, उनको पता नहीं चल रहा। ये उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगा है। या कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज, सर्कुलेटिंग टॉक्सिन एज इन अक्यूट डेलिरियम। डेलिरियम मतलब कंफ्यूजन की स्टेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे सीजोफ्रीनिया, अफेक्टेड डिसऑर्डर and anxiety disorders, no such physical illness is present। उनके अंदर कोई कोर्स नहीं होता है कि कुछ मतलब स्ट्रोक वगैरह हो गया उसकी वजह से उसको सिजोफ्रेनिया हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है। बट जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर कुछ कोर्स होता है, क्या तो सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर दिक्कत है या कुछ डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है न्यूरॉन्स का, तो वो दिक्कत है, ठीक है। उसके अंदर कोज होगा एक फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंज इन ब्रेन। फंक्शनल के अंदर देर इज नो सच कोज, नो सच फिजिकल इलनेस इज प्रेजेंट, बट देयर इज functional disorders such as schizophrenia and affective disorders and anxiety disorders. Nowadays, the two classifications are used in clinical practice, including the American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual। तो ये सब नहीं, अभी हम चलते हैं etiological factors। The cause of most psychiatric disorders are multifactorial, and the etiological factors may be grouped as predisposing, precipitating and perpetuating। तीन फैक्टर हैं, PPP, ठीक है। क्या है, 3P है, ओके, 3P है, predisposing, precipitating and perpetuating।
अभी देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट फैक्टर आता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। So these factors usually operate from early life. अर्ली लाइफ से ही शुरू हो जाते हैं ये फैक्टर्स that determine a person vulnerability to psychological distress, such as genetic environment in utero, personality, childhood trauma, ये सारे. There is an genetic contribution to several disorders, including schizophrenia. The evidence of genetic factors is derived from a higher prevalence rate of these disorders in the first degree relatives than in the general population. मतलब ये जो है हमारी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं बाद में जाके मेंटल हेल्थ को, तो वो हमारे शुरू हो जाते हैं अर्ली लाइफ से ही। ये पर्सन कितना वर्न्युएबल होगा किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से। चाइल्डहुड ट्रॉमा सबसे ज्यादा है आजकल सबको, ठीक है, तो उसका असर आगे जाके दिखेगा। ठीक है, पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इन्वायरमेंटल इन यूट्रो, उसके यूट्रो के अंदर इन्वायरमेंट कैसे था। जेनेटिक इनरोलमेंट, जेनेटिक में कुछ अबनॉर्मल चेंजेस हुए नहीं हुए वो। इंट्रायूट्राइन disturbances may result in minor organic damage to the brain, हो सकता है ब्रेन में और सीएनएस में माइनर ऑर्गेनिक डैमेज हो सकता है अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं, विच इन टर्न which in turn may render the individual to develop a serious mental disorder in later life in response to a particular type of stress. ये स्ट्रेस ही तो हुआ। अगर इंट्रायूट्रल लाइफ में कुछ भी डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं तो वो स्ट्रेस ही तो आ रहा है उसके ऊपर। उसकी वजह से जो है सीरियस मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं उसके लेटर लाइफ में। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है ये। Certain personalities are believed to be particularly prone to develop certain disorders. For example, individuals who manifest certain obsession traits. अगर किसी के पास obsession trait है किसी की पर्सनैलिटी में, तो उनके रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेसिव एंड ऑब्सेशन डिसऑर्डर्स जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कि ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। ठीक है, ऐसे बचपन से अगर ऐसा हो तो आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी को डिप्रेसिव एंड ऑब्सेशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। So this point is to keep in mind while taking the history to assess whether the individual personality was well developed and mature prior to the development of illness, as this will influence outcome of treatment and prognosis. Childhood trauma and unhappy childhood, family background predisposed to the future to the mental illness. Clear? Childhood trauma, अनहैप्पी चाइल्डहुड, फैमिली बैकग्राउंड प्रीडिस्पोज, अगर फैमिली लड़ती रहती है तो उसका फ्यूचर में मेंटल इलनेस दिख सकता है। एंड दिस फैक्टर इंक्लूड
लॉस ऑफ पेरेंट इन चाइल्डहुड, किसी का पेरेंट का लॉस हो गया चाइल्डहुड में तो वो भी फ्यूचर में जाके मेंटल इलनेस कोज करेगी। आइदर ड्यू टू द सेपरेशन और डेथ, पेरेंटल डिसहार्मनी एंड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज। In the later life, family environment influences the course of an illness. If parents are emotionally over involved and express hostile attitude towards the patient, ये जो है आगे जाके जो है इन्वायरमेंट का काफी इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली लाइफ का इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है इलनेस पे। अगर आगे जाके वो अच्छी तरह हो जाए, इमोशनली अवेलेबल हो जाए, ओवर इन्वॉल्व हो जाए एंड एक्सप्रेस होस्टाइल टुवर्ड्स द पेशेंट, तो वो ठीक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें उसका जो है रीजन पता है क्यों था, क्यों हुआ है उनको, तो हम वो सब करके वो चीज को ठीक कर सकते हैं। Participating factors. These factors operate shortly before the onset of an disorder and appear to have caused it. ये जो फैक्टर्स हैं डिसऑर्डर होने से पहले आते हैं और इन्हीं की वजह से और डिसऑर्डर कोज होता है। दे में बी, कुछ भी फिजिकल फैक्टर हो सकता है, चाहे कुछ भी फिजिकल डिजीज हो रही है, अगर किसी को ट्यूमर है तो वो तो ऐसे ही डर जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसकी वजह से क्या डिप्रेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और ड्रग्स ले रहा है, स्टेरॉइड, अल्कोहल, हाइपोटेंसिव, इन सब का असर होता है। और ट्रॉमा, अगर किसी को मेजर हेड इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से भी आगे जाके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो, including loss of self-esteem due to setback of misfortune, such as marital infidelity और फाइनेंशियल लॉस, किसी की मैरिज नहीं चली उसकी वजह से, या फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लॉस हो गया उसकी वजह से उसका जो है सेल्फ एक्सटीम जो है लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से उसको एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत सारे डिसऑर्डर का सामना करना पड़ेगा। सोशल फैक्टर सच एज चेंज ऑफ हाउस, जॉब, जॉब में डिफिकल्टी आ रही है या फैमिली में कुछ डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं तो वो सोशल फैक्टर हो गए। Occasionally, the same factor may operate in one or many ways. For example, a head injury can induce psychological disturbances either through physical changes in the CNS or through stress it provokes in an individual. Perpetuating factor. Last, perpetuating factor, these factors that prolong the course of a disorder alter it occurred. फॉर एग्जाम्पल डिले इन रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, एक किसी भी इलनेस से रिकवरी जो है काफी स्लो हो रही है, डिले हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें जो है सोशल सपोर्ट कम हो गया है मिलना, क्रोनिक फिजिकल इलनेस हो गई है, और फैमिली सपोर्ट का लैक कर रहा है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गई है तो जो है एक टाइम के बाद जो फैमिली होती है वो अपना सपोर्ट कम कर देती है, और मतलब नेगेटिव बोलने लग जाती है कि इसकी रिकवरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, बहुत तो क्या ऐसे पूरी जिंदगी रहेगी पड़ी हुई। तो उसकी वजह से जो पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस पड़ता है एंड वो बहुत परेशान हो जाता है अपनी बीमारी से। अगर जो फैमिली जो है सपोर्टिव हो, always supporting, caring and motivating the patient, then वो रिकवरी जो है फास्टर हो सकती है rather than causing some mental disorder in the patient. Psychiatric aspect of physical disease, psychological and physical symptom may occur commonly together, दोनों together occur करेंगे, psychological and physical. The relationship between the psychological and physical
symptoms may be in one of the following ways, like psychological distress or illness precipitate or provoke the physical illness or disorder. ये देखो, फिजिकल इलनेस और डिजीज एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक सिम्टम्स। डिप्रेशन, डिप्रेशन किस किस की वजह से होता है? कार्सिनोमा, इन्फेक्शन, थायराइड या एड्रेनल डिसऑर्डर, डायबिटीज, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। एंजाइटी इन और एंजाइटी इनकी वजह से किसी ने ड्रग या अल्कोहल छोड़ दिया है, छोड़ रहा है, उसकी वजह से थायराइड टॉक्सिक हो गया है, हाइपोग्लाइकेमिया हो गया, इन सब की वजह से एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हेड इंजरी हो गई है, प्री मेंसुरेशन टेंशन, मेंसुरल, देखो जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं उससे पहले वी क्राई, वी गुड स्ट्रेस, वी गुड एंग्री, तो उसकी वजह से भी इरिटेबिलिटी आती है, वो टेंशन बन जाती है। अर्ली डेमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उसकी वजह से इंसान जो है इरिटेट हो रहा है। हाइपोग्लाइकेमिया हो रहा है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है ब्लड के अंदर। फटीग, अनीमिया हो रहा है, थक रहा है वो। स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं उसको, इन्फेक्शन एंड कार्सिनोमा है तो उसको फटीग हो जाएगा। अब नॉर्मल बिहेवियर, ये किसी को एपिलेप्सी है, टॉक्सिक कंफ्यूजनल स्टेट, डेमेंशिया, पोरफायरिया, हाइपोग्लाइकेमिया, ये सब उसकी वजह से अब नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। तो हम ये पढ़ रहे थे, अगर किसी को फिजिकल डिस्ट्रेस है एंड डिजीज है, can cause psychological symptoms. Physical illness patients often respond to their illness by feeling depressed, anxious, angry और मे बी नॉन कोऑपरेटिव। अब वो जो है फिजिकल डिस्ट्रेस या डिजीज है उनके, तो उनको जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जो फिजिकल इल हैं, जो पैरालाइज हैं, या किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर कट गया है, तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स उनका इलनेस का कैसे आएगा? वो डिप्रेस फील करेंगे, वो एंग्शियस फील करेंगे, वो एंग्री हो जाएंगे और वो नॉन कोऑपरेटिव हो जाएंगे। सच रिएक्शंस आर ट्रांजिएंट। Certain factors increase the risk of psychiatric symptoms in physical ill patient। कौन सा है बॉक्स टू? कहाँ हम गए? ये रहा बॉक्स टू। ये फैक्टर हैं जो कि प्रोवोक करते हैं फिजिकल इल पेशेंट को। पहले पेशेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइकेट्रिक इलनेस, कुछ पास्ट हिस्ट्री हो उसकी मेंटल इलनेस की, देन डिफिकल्टी इन कोपिंग विद स्ट्रेस, डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल एंड फैमिली रिलेशंस, उनमें कुछ तकलीफ आनी शुरू हो गई है, लोग कुछ कुछ बोलने लगे अब कि ठीक नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही, अब लोग परेशान हो गए उनकी सेवा कर करके, तो वो कड़वे हो गए हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट के असर पड़ रहा है। सेटिंग ट्रीटमेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, जो मतलब आईसीयू के अंदर रहते हैं, या सीसीयू के अंदर रहते हैं, या आरडीयू के अंदर रहते हैं, तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा ही बेकार इन्वायरमेंट होता है। बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आता है, हर पेशेंट हर जगह बुरी हालत में दिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब काफी ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ेगा, उनको नींद नहीं आएगी, मॉनिटर पी पी बी पी करते रहेंगे, तो उसकी वजह से उनको काफी दिक्कत आती है। फिजिकल डिजीज है, कार्सिनोमा है, इन्फेक्शन है, हेड इंजरी, एंडोक्रिनियल डिसऑर्डर, ये सारे, या किसी का एम्पुटेशन हो गया है,
तो बड़ा ही मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है किसी का। ड्रग या रेडियोथेरेपी ले रहा है उसकी वजह से भी। नाउ क्लिनिकल, क्या ये कर लिया? नहीं। Clinical evaluation of a case with psychiatric disorders. The assessment of psychiatric disorder rely heavily on the subjective reports of the patient and his family. A clinical interview is needed to alleviate physiological symptoms, to explore the patient background and personality, and to assess the patient current mental state. उसके लिए हमें क्या लेना जरूरी है? उसकी हिस्ट्री लेनी काफी जरूरी है। उसका पूरा क्लिनिकल इंटरव्यू लो ताकि उसके बारे में पता चले कि उसको वो दिक्कत हुई कैसे है। क्या कोई रीजन है, फिजिकल रीजन है, या फिर कोई और साइकोलॉजिकल रीजन है, या फिजियोलॉजिकल रीजन है, क्या रीजन है, या उसका फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंट, वो सब। तो हिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, बड़े आराम से हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट से जब भी हम पूछ रहे होते हैं उनके पास्ट के ऊपर। तो हमें बड़े सावधानी से पूछना होता है कि क्या पूछना है। ठीक है। तो सबसे पहले रीजन ऑफ रेफरल पूछेंगे कि रेफरल का रीजन क्या है। रिकॉर्ड अ ब्रीफ स्टेटमेंट और व्हाई एंड हाउ द पेशेंट हैज कम टू द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्यों आया है, वो रीजन पूछें ब्रीफली। देन चीफ कंप्लेंट ले कि आपकी चीफ कंप्लेंट क्या है। पेशेंट ने जो बोला है उसी के वर्ड्स में कंप्लेन को लिखना है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि the patient is asked to narrate the detailed account of the illness and observer has to note the following. onset, कब शुरू हुआ, acute या ग्रेजुअल, आराम आराम से या एकदम आ गया। participating फैक्टर क्या थे, लाइफ स्ट्रेसफुल थी या कोई मेजर इवेंट हुआ है उनकी लाइफ में। कोर्स ऑफ इलनेस फ्लक्चुएटिंग, कंटिन्यूअस है या एपिसोडिक है, कैसे होता है वो पूछेंगे। देन इफ इफेक्ट ऑफ इलनेस और पेशेंट सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है वो पूछ। डिटेल्स ऑफ abnormal behavior, एग्जाम्पल मूड, bizarre behavior, activities, concentration, memory, irritability, speech, social interaction and relation between physical and psychological symptoms। इन सब की डिटेल लेंगे आप। नोट द ट्रीटमेंट मेथड, यूज एंड रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज, कुछ सब्सटेंस लेते थे, अल्कोहल, निकोटीन, कैनबिस या कोई भी सेडेटिव लेते थे, वो पूछो। अगर लेते थे तो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कितना था, वो पूछो। पास्ट हिस्ट्री पूछो कि कभी कोई मेंटल डिस्टरबेंस हुआ आपको, सुसाइडल अटेम्प्ट किया आपने, या साइकोस्टोमेटिक डिसऑर्डर्स हुए, कुछ सब्सटेंस यूज किया, कुछ मेडिकल कंडीशन थे पास्ट में, और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या लिया आपने, ऐसे पूछो। जनरल मेडिकल हिस्ट्री लो, obtain informative information on medical illness, injury or trauma, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री अगर मैरिड पेशेंट है, क्योंकि वो भी जरूरी है कि मैरिड लाइफ में कैसे है,
कैसी गई उनकी लाइफ, वो बहुत जरूरी है। Family history describe the parents and sibling relationship between them. Any history of mental illness, epilepsy, and mental retardation in family, मतलब 3 जनरेशन तक पूछो कि कभी आपकी जनरेशन में, आपकी फैमिली में कभी किसी को पहले था तो नहीं कोई मेंटल डिसऑर्डर। पर्सनल हिस्ट्री पूछो, बर्थ हिस्ट्री कहाँ, कैसे बर्थ हिस्ट्री थी, उसके अंदर नेचर और डिलीवरी, डिलीवरी कैसे हुई, बर्थ में कोई ट्रॉमा था, एस्फाइक्सिया या मेजर चाइल्डहुड इवेंट्स हुआ है तो, अगर हुआ है तो क्या होता है, माइलस्टोन्स और डेवलपमेंट, थंब सकिंग तो नहीं करता था, नेल बाइटिंग तो नहीं करता था, बेड वेट तो नहीं करता था। ठीक है। तो पर्सनैलिटी एज चाइल्ड कैसी थी, स्कूलिंग कैसी हुई, स्कूलिंग में कुछ डिस्टरबेंसेस तो नहीं हुई, स्कूल के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, स्कूल जाने से मना तो नहीं करता था। एडोलसेंट बिहेवियर कैसा था, सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा था, रिलेशनशिप्स कैसे थे, सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हुआ, मैरिटल हिस्ट्री कैसी थी, चिल्ड्रन के बारे में एंड सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में सारा पूछना है। और ये चीजें जो है बड़े आराम आराम से पूछी जाती हैं, बिकॉज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। प्रीवियस पर्सनैलिटी हिस्ट्री, पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट प्रायर टू इलनेस, इलनेस से पहले पर्सनैलिटी कैसी थी, पैटर्न ऑफ थिंकिंग कैसे सोचते थे, कैसे बिहेवियर था उनका, क्या पर्सन एडजस्टमेंट कर पाता था सराउंडिंग से, इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स, मोरल वैल्यूज, मूड फ्लक्चुएशन, सस्पिशियसनेस, बीइंग aloof, interest, quality of relationship with others, and reactions to the stress. Personality is developed by adolescence and then remains stable thereafter. जैसे adolescence में पर्सनैलिटी भी वैसे ही आगे रहती है। तो हम पर्सनैलिटी टेस्ट करवाते हैं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे एंड साइंस साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, फेशियल अपीयरेंस, पोस्चर, मूवमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट का मूड कैसा है, तो वो सब हमें उनके अपीयरेंस पे, पोस्चर पे एंड मूवमेंट पे पता चल जाता है। पेशेंट जो डिप्रेशन में है वो अपने शोल्डर को हंच्ड करके बैठा होगा, immobile and gaze downwards to the floor. Agitated, depressive are often tremulous and restless, adjusting their clothing, pacing up and down, while manics are overactive. तो डिप्रेसिव 2 तरह के बता दिए इन्होंने। डिप्रेसिव 2 तरह के बता दिए, एग्रीगेटेड ये जो कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस के होंगे, ट्रेम्यूलियस होंगे, बार बार अपनी क्लोथ को एडजस्ट कर रहे होंगे, पेसिंग अप डाउन, पर नीचे देख रहे होंगे। बल्कि जो सेकंड है वो है ये मैनिक्स। मैनिक्स क्या होते हैं, वो बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं और डिसइनहिबिटेड, रुकते नहीं। तो certain uncommon disorders or behavior are encountered mainly in schizophrenia. These are given in box number 3. Where is box number 8, Anish? Uncommon disorder of behavior in schizophrenia, negativism,
एक्टिव और पैसिव अपोजिशन टू कमांड्स और सजेस्ट, मतलब एक्टिव या पैसिव अपोजिशन देगा। आपने कुछ कमांड दिया, सजेस्ट किया, तो उस पे वो अपोज करेगा। स्टीरियोटाइप्स, repetition of movements in a regular fashion which do not have any purpose, like rocking backwards and forward, वो कोई मतलब नहीं, वो करेगा movement। मैनरिज्म, repetitive movements that appear to have some functional significance like saluting, बार बार वैसी movement करेगा। एकोप्रेक्सिया, patient automatically imitates the interviewer movements despite being asked not to do it, उसकी मूवमेंट उसकी नकल करने लग जाएगा। स्पीच आते हैं। स्पीच, its frequency should be noted. Disorders of thinking are usually associated with patient speech. Disorder of stream of thoughts. These are abnormalities in amount and speed of thoughts. Thoughts कैसे आ रहे हैं उसको जल्दी, कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। Pressure of thoughts, richness of thoughts where ideas arise in abundance and variety and pass rapidly through the mind. It's called, it occurs in mania. Poverty of thoughts or lack or absence of thoughts is seen in depressives. Severe thoughts block and complete interruptions of stream of thought strongly suggest schizophrenia. Disorders in form of thoughts include flight of ideas, patient thought and speech moves quickly from one topic से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से एकदम से पहुंच जाना। एक थॉट कंप्लीट हुआ नहीं है उससे पहले दूसरा थॉट आ जाए। Preservation, this is persistent and inappropriate repetition of some thoughts or actions. It is associated with dementia but occurs in other conditions. Looseness of association. This is manifested by loss of normal structure of thinking and lack of clarity. Night move, मतलब कि which means transition of one topic to other either between the sentences or within a sentence, but there is no flight of idea. Word salad, complete distribution of connection between the sentences and finer grammatical structures of speech. Thought content. Content refers to the worries and preoccupations in the mind of the patient and elite on interview. Abnormal beliefs and experiences. An obsession. Concern dirt, contamination, wateriness or dirt of illness. कोई फोबिया हो गया उनको, मूड में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, पैनिक आ रहा है उनको, तो वो सब। फोबिया, किसी भी चीज से उन्हें डर लगने लगा है, किसी से भी हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, स्पाइडर, एनिमल और किसी भी नेचुरल फिनोमिना, बिजली चमक रही है, अंधेरे से डर लगने लगा है, खुली जगह से या क्लोज जगह से डर लगने लगा है, चेंजेस इन फ्लक्चुएशन ऑफ मूड, अनप्लीजेंट मूड रह रहा है,
irritable mood, red eye, easily prone to anger, euphoria, feeling of happiness, apathy, loss of emotion, labial emotion, a rapid, abrupt, and excessive change in emotions, emotional, blunt, variation of mood is reduced rather than lost, inconsistent or inappropriate mood. बहुत बड़ा टॉपिक है। सो और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये काफी लंबी वीडियो हो रही है। जस्ट लेट अस सी कि रहता क्या क्या है। डिल्यूजन्स, फिर डेजा वू, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये सब पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। फिर थेरेपीज आ गई हैं, बिहेवियर थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपीज, उनको ट्रीट कैसे किया जाए। तो पहले हम सारा डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर उनके ट्रीटमेंट, सारी ड्रग थेरेपी वगैरह, एंटी डिस्पेंस। अच्छा, चलो एक वीडियो और बनेगी इसके बाद। बाकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करवाऊंगी, आई विल मार्क देम कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए, थैंक यू। होप सो आपको क्लियर हो गया हो, बेसिक व्यू आइडिया मिल गया हो साइकेट्रिक के ऊपर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।